हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई नो कि कल का क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी था और उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ क्लास को बहुत ज़्यादा छोटा रखूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही। खैर, आज आज छोटा रहेगा। सो हम लोगों का आगे का डिस्कशन है कि व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इंडिया का इलेक्शन कैसे माना जाए कि डेमोक्रेटिक है? क्योंकि अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो करोगे, यू विल फाइंड कि लॉट्स ऑफ कॉमन एलिगेशन लगते रहते हैं इंडियन इलेक्शन पे। कॉमन एलिगेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि जो वोटर्स है वो फेक है, मींस फेक वोटर्स इंक्लूडेड इन वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स का नाम होना। दूसरा, जो जेन्युइन वोटर्स है उनके नाम हट जाना। जेन्युइन वोटर्स नेम एक्सक्लूजन। इसके अलावा पैसे का इस्तेमाल होना, मनी पावर, इंटिमिडेशन, डराना, बूथ कैप्चरिंग, ऐसे कई सारे एक्टिविटी होते रहते हैं। ऐसा मतलब एलिगेशन लगता है, और पहले होता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था इंटिमिडेशन। इसके अलावा ये भी आता है कभी कभी गवर्नमेंट रिसोर्स का मिसयूज, कि गलत तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्स का मिसयूज किया गया। तो फिर कैसे माने कि हम लोग हमारा जो इलेक्शन है, इंडिया का इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है? तो कॉज कारण बहुत सारे हैं मानने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग कंसीडर करें, जैसे व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक तो ये है जो इंश्योर कर रहा है कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, यानी सबको वोटिंग राइट्स है। दूसरा, रेगुलर इलेक्शन होना। अगर आप न्यूज उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारा इलेक्शन कभी रुका हो। रेगुलर इलेक्शन का होना ये चीज शो करता है कि हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा आप कह सकते हो मल्टी पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट allowed to contest election, इसके अलावा सीक्रेट बैलेट का होना। ऐसे कई सारे वैसे रीजन है। सीक्रेसी का होना, सीक्रेट बैलेट यानी जो वोटर्स को अधिकार दे रहा है, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे कॉमन रीजंस है, कॉमन बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, इंडिया का जो इलेक्शन मेथड है, वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है। लेकिन इन सब में भी बड़ा एक रीजन है, आप कह सकते हो मेन रीजन जिसको बोलते हैं मेन रीजन, वो है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एज ए पर्सन मत कंसीडर करना, ठीक है, एज ए इंस्टीट्यूशन। पहले इसको आप समझो। सी, हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, जो प्रोविजन दिया हुआ है, पहले उसके स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा फील कर लो तब। जैसे हमारे गवर्नमेंट के एक्टिविटी को मेन एक्टिविटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज लेजिस्लेटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी
जुडिशरी, इन सब के बारे में आप बेहतर तरीके से फेमिलियर हो। नाउ आप ये फील करो, जो एग्जीक्यूटिव में है आपको लगता होगा कि सबसे हाईएस्ट तो पीएम ही है, यहां पे बैठते हैं पीएम एग्जीक्यूटिव में, और पीएम एज ए अपोजिट यानी एमपी वो यहां बैठते हैं एज ए लॉ मेकर, पीएम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ मेकर, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो होती है हमारी प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट। अब आप फील करो ये पैरेलल है, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इन्हीं के पैरेलल एक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन इन्हीं, तो मतलब एक तरीके से ये सबके सब इक्वल लेवल पे है, पहला चीज। अब इनके मेंबर के अपॉइंटमेंट का समझो पहले आप, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आप फील करो, पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन इक्वल टू दी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव, सबके इक्वल लेवल पे है, पहला चीज। अब इसके अंदर जो मेंबर हैं, इसके अंदर जो मेंबर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। अब नाउ एक बात समझो आप, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट प्रेसिडेंट तक पहुंचने का एक सिंपल एक सर्टेन प्रोसीजर होता है। इसमें होता क्या है, ये आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन बस मैं समझाने के लिए, एक कमेटी बनती है पीएम, एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होते हैं कोई मिनिस्टर जिसको पीएम नॉमिनेट कर ले, यूजुअली मान लो होम मिनिस्टर। ये तीनों लोग मिल के बैठ के एक या दो नाम, एक नाम रिकमेंड करते हैं, एक नेम रिकमेंड करते हैं, वो नेम जाता है प्रेसिडेंट जी के पास। प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट क्या करती है, उसको अप्रूव करती है कि कल से आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट तो चलो ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब आपको फील आ रहा होगा कि यार इनका अपॉइंटमेंट तो पीएम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी फीलिंग आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अपने वाले कोई करेंगे। बट पहली बात आप यहां पे क्रॉस चेक करो कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहां पे अपोजिट लीडर भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, ये भी अवेलेबल रहते हैं, तो इनका भी कंसेंट रहता है नाम को अपॉइंट करने में। ये तो चलो एक नॉर्मल बात हुआ। ये पीएम के रास्ते से इसलिए जाते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर है, ये सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्निंग स्ट्रक्चर कह लो, कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ जो है आप कह सकते हो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि पीएम और अदर, उन्हीं के सलाह के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नाउ अब समझो, आप इनको आपने अपॉइंट कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भी 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 टोटल होते हैं, इनको आपने अपॉइंट कर दिया। बट सीईसी, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीईसी कर रहा हूं, सीईसी रिमूवल इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। अब आप इसको समझो, किसी भी जज को रिमूव करना, आज तक हमारे कंट्री में कोई जज रिमूव नहीं हुए हैं, किसी भी जज को रिमूव करना एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। वो क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, यानी कि लेजिस्लेटिव के अंदर एक मोशन, मतलब कि लेजिस्लेटिव के अंदर एक प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत एक हायर मेजॉरिटी लेके आ, जैसे कहने का मतलब आप समझो कि जैसे 100 मेंबर हैं सपोज, अगर उस बात को पास कराना है कि हमें इस जज को हटाना है, हमें इन जज को हटाना है, इस सिचुएशन में लगभग 66 पीपल का क्या चाहिए, मेंबर का वोट चाहिए पॉजिटिव। अब आप बताओ, और सिर्फ एक ही हाउस नहीं है, 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। इतना पॉसिबल है ही नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है दोनों ही हाउस में इतना हाईएस्ट लेवल का मेजॉरिटी गेन कर पाए, इसीलिए ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पहला चीज। सीईसी पूरी तरीके से, मतलब इनका रिमूवल इतना इजी नहीं है। दूसरा, सीईसी नॉट सबऑर्डिनेट टू
टू गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैरेलल, ऐसा नहीं है कि तुम जो है मेरे से छोटे हो तो मेरे जो मैं कहूंगा उसके हिसाब से, नहीं, ये सबऑर्डिनेट नहीं है। तो अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो इनको तो पीएम भी नहीं हटा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी बातें। और इसके अलावा गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द वट जो ये लोग शुरुआत में प्रॉमिस करेंगे, जो भी सैलरी या फिर जो भी फैसिलिटीज का, बाद में इनके जो कह सकते हो आप इनका प्रोमिसेस है, इनका जो सैलरी वैलरी है, कांट बी चेंज, मीन्स अलाउ सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी। ऐसा नहीं है मान लीजिए गवर्नमेंट पीएम मोदी जी हमारे अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन कमीशन उनके हिसाब से ना करे तो उनका सैलरी कम, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो है इलेक्शन कमिश्नर क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट, पहला चीज। नाउ इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होने से फायदा क्या है, सी इनके पावर को आप समझो। इलेक्शन कमीशन करता क्या क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, अनाउंस करता है इलेक्शन को, अनाउंस करता है, अनाउंस इलेक्शन डेट। जिस दिन से इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ उसी समय के बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, एनफोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं कहीं चेक कर लेना एक बार, मॉरल तो नहीं बोला ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इसको एनफोर्स करते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, नाउ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशली जिनकी इन्हें जरूरत है, ऑफिशियल अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंदर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल आ गए, तो ये उनके ट्रांसफर और अदर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। दे आल्सो कंट्रोल, मतलब इसमें हो गया अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर एंड अदर एक्टिविटी, ट्रांसफर एंड अदर एक्टिविटी इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्शन को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने की कोशिश करते हैं। इनके पास ये भी पावर है, दे हैव पावर टू कैंसल नॉमिनेशन, दे हैव पावर टू कैंसल नॉमिनेशन। अगर मान लीजिए किसी ने कोई वायलेशन किया, उसको उनके नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हुआ, कहीं पे मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग, कहां लिखूं, काफी जगह मैं कवर कर लेता हूं, चलो यहां पे लिखते हैं। कहीं पे अगर बूथ कैप्चरिंग हो गया, बूथ कैप्चरिंग, या फिर किसी तरीके का वायलेंस हो गया, है ना, या फिर कुछ और माल प्रैक्टिस हो गया, कोई और इरिलेवेंट वर्क हो गया, माल प्रैक्टिस जो पूरे के पूरे इलेक्शन के रिजल्ट पे इंपैक्ट कर सकता है, इस सिचुएशन में कैन ऑर्डर फॉर रीपोल के लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज लेवल ऑफ पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर्स के पास। इलेक्शन कमिश्नर का पावर जो है वो ऐसा कुछ पावर नहीं है, दे हैव पावर टू प्रोटेक्ट, दे हैव पावर, जो भी है पावर टू प्रोटेक्ट वोटर्स चॉइस, है ना, या कह सकते हो वोटर्स राइट। तो ये इनका मेन पावर है। समझना ये है कि अगर मान लो, इसको एक सेकंड मिटाता हूं मैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन रेज होता है कि कैन अ पार्टी
विन इलेक्शन थ्रू, ओनली थ्रू कह लो, ओनली थ्रू फ्रॉड, विदाउट पॉपुलर सपोर्ट या फिर पब्लिक सपोर्ट। एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है और अगर वो फ्रॉड कर भी रहे हैं, क्या वो सिर्फ इसी के थ्रू जीत पाएंगे? सिंपल सी बात, एक इस पे तो एक कंक्लूजन निकल जाएगा ना। अगर फ्रॉड हो रहा है इसका मतलब है इफ इलेक्शंस वर कंट्रोल, अगर इलेक्शन कंट्रोल हो रहे हैं, इलेक्शन वर कंट्रोल्ड, देन रूलिंग पार्टी may never लूज इलेक्शन। तब तो जो रूलिंग पार्टी है वो तो कभी इलेक्शन हारेगा ही नहीं। अगर कहीं से भी फ्रॉड हो रहा है तो जो रूलिंग पार्टी है वो तो कभी इलेक्शन हारेगा नहीं। तो इंडिया का कंटेक्स्ट में जरा देखते हैं। इन इंडिया आप अगर 20-25 साल का रिकॉर्ड देखो, 20-25 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आप देखोगे यू विल फाउंड की पावर फ्रीक्वेंटली चेंज, पावर कंटिन्यूअस चेंज हुए, मींस रूलिंग पार्टी लूज इलेक्शन। कई रूलिंग पार्टी जो है रूल कर रहे हैं, इलेक्शन वो हार गए। कई अपोजिशन पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट। आप इसको किस कंटेक्स्ट में देखोगे? लोकसभा राज्यसभा दोनों के कंटेक्स्ट में, लोकसभा और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, विधानसभा, दोनों के कंटेक्स्ट में देखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एमपी और एमएलए के कंटेक्स्ट में देखोगे तब आपको समझ में आएगा, एमपी एंड एमएलए के कंटेक्स्ट में, कि जो एक एमपी है वो चुना गया है, अगली बार हो सकता है ना चुना गया हो। और अगर आप रिकॉर्ड पिक करोगे तो ऑलमोस्ट 50%, half of the MP elected this time may not get elected on next time. So इसके बेसिस में ये समझ में आता है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम ये जो शो कर रहा है, पावर चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें शो कर रहा है, showing that in India election reflects people's will, पब्लिक के इच्छा को प्रेजेंट कर रहा है हमारा इलेक्शन। जो गवर्नमेंट का चेंज होना, एमपीज का चेंज होना, एमएलएज का चेंज होना, ये सारी बातें क्या शो कर रहा है? देयर इज नो फ्रॉड। हाँ, छोटे मोटे जो इश्यूज वगैरह होते हैं, छोटे मोटे बातें वो तो आती रहेंगी, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं, बट एक ब्रॉड पिक्चर में दिस इज आवर रियलिटी। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं, है ना। तो इलेक्शन को हम लोग थोड़ा डेटा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा। दैट इज द पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बुक को आप ओपन करके आप कंपेयर भी करोगे, ठीक है। अगर मान लो कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लेना। नाउ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जैसे पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं वोटर टर्नआउट मींस लोग जो बाहर निकल के वोट करते हैं इलेक्शन में। तो हम लोग दो कंट्री के बीच में कंपेयर करते हैं, एक इंडिया का कंपेयर जो है यूके से करते हैं। रीजन ये है कि यूके को आज के टाइम में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का मेथड है, जो भी डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यूके को एक आप ओरिजिन का टैग दे सकते हो। तो ये है डेटा 1990 से पहले का डेटा, बिफोर या अर्लियर 1990s, सही से लिख दूं ना, अर्लियर 1990s। उसके बाद एक डेटा हम लोग ले लेते हैं 2015 का, और एक डेटा हम लोग ले लेते हैं लेटेस्ट। तो पहला 1990 से पहले लगभग जब इलेक्शन होता था तो पॉपुलेशन का 56% जो है वोट कर रहा था।
पॉपुलेशन 56% वोटिंग पार्टिसिपेट करते थे, बहुत सारे लोग अनअवेयर थे या कोई भी कॉज होगा, लेकिन उस टाइम में यूके में 78% लोग जो है वोट करते थे। तो इसका मतलब क्या था, अगर इस टाइम पर अगर हम लोग कंक्लूड करें इस पॉइंट पे, सो मोर पीपल बिलीव दैट, मोर पीपल बिलीव दैट इलेक्शन ब्रिंग्स या इलेक्शन बेनिफिट्स देम, कि इलेक्शन जो होना वो उनके लिए फायदेमंद है। यही अगर आप 2015 में डेटा को देखोगे तो इंडिया लगभग 66 पार्टिसिपेशन था, मतलब पीपल ज्यादा अवेयर, पीपल ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं यूके में क्या हुआ, ये घट के 66% हो गया, यूके में डाउन हो गया 66%। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया का जो है लगभग 69% है और यूके का 62% है। तो पीपल पार्टिसिपेशन या वोटर टर्नआउट कंटिन्यूअसली इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है ये शो कर रहा है कि पीपल का जो बिलीव है डेमोक्रेसी में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। सो पीपल्स बिलीव इन डेमोक्रेसी इंक्रीजिंग, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज कह लो, या फिर पब्लिक थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। सोशल डेटा लेते हैं, सोशल डेटा इंडिया यूएस इलेक्शन, आप कोई भी एक डेटा पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इलेक्शन में अगर आप देखोगे वोटर पार्टिसिपेशन अपर कास्ट इंडिया के हिसाब से अपर कास्ट, ठीक है, यूएस के लिए यहां पे नीचे लिख दूंगा मैं, अपर कास्ट हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी, मेजर डिवीजन यही है ना। यूएस में व्हाइट होते हैं, व्हाइट है, ब्लैक है और हिस्पैनिक है। हिस्पैनिक मतलब वो लोग जो मान लो साउथ अमेरिका से आए हुए हैं, मैक्सिको से आए हुए हैं, वो जो स्पेनिश बोलते हैं, स्पीक स्पेनिश, जो स्पेनिश बोलते हैं उन व्यक्ति को बोला जाता है हिस्पैनिक। तो ये कोई रेशियल बेस नहीं है, ये कह सकते हो लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया का लगभग 56% अपर कास्ट, मतलब टोटल जो 56 ओवरऑल पॉपुलेशन का अपर कास्ट का 56% वोट में आके वोट करता है, पार्टिसिपेट करता है। वहीं ओबीसी को अगर आप देखोगे इट्स 58%, एससी को लगभग 60% एंड ये लगभग 61%। तो जो लोअर कास्ट है, आप एक तरह से ये आइडिया समझ में आ जाए कि जो लोअर कास्ट है स्पेशली एससी एसटी, आप देखो हायर पार्टिसिपेशन शोइंग दैट their trust on democracy for change in their life। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें लगता ही है कि मेरे लाइफ में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो वो डेमोक्रेसी, वो इलेक्शन के थ्रू ही हो सकता है, और कोई बेसिक तरह मतलब और कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। यूएसए में व्हाइट परसेंटेज अगर देखा जाए, व्हाइट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लगभग 58% वोट करने आ रहा है, ब्लैक 60%, लेकिन हिस्पैनिक आते हैं 28%। तो ये जो है ये कम्युनिटी अपने में ही माइनॉरिटी है और इनको लग रहा है कि मेरे वोट करने से मींस शोइंग वोटिंग मे नॉट चेंज माई लाइफ। तो एक तरह से ये
ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं, और भी ऑब्जर्वेशन आप बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का ट्रस्ट, आप कह सकते हो कि क्या वाकई में वोट करने से उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है, क्या वोट जो है, वोट मेक्स डिफरेंस। तो एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया, सो समवेयर अराउंड 67% लोगों ने ये बोला, 67% लोगों ने बोला यस कि हमारे लाइफ में जो है बदलाव आता है, वोट करने के कारण जो है हमारे लाइफ में वाकई में काफी चीजें जो है बदलती है। लगभग 18% लोगों ने ये बोला नो, कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, और 15% लोगों ने बोला, 15% लोगों ने बोला डोंट नो। तो आप ये समझ सकते हो कि अभी भी लोगों का ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी बहुत ही हाई है। मींस दिस इज शोइंग पीपल ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी हाई। एक और डेटा है पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन एक्टिविटी, इंडिया के कंटेक्स्ट में करेंगे। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उन सब में पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, तो देखा जाए तो लगभग 1996 के आसपास अगर डेटा देखा गया, इट वाज 8%। मतलब पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था जाके जैसे किसी तरीके का रैली में पार्टिसिपेट करना या कोई अदर एक्टिविटी करना, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीता, स्पेशली 2004 का अगर डेटा देखें, इट वाज 20% पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। 2015 का अगर हम लोग डेटा देख रहे हैं तो ये 32% बढ़ गया है, 32%। 2019 का देखें सो इट वाज 38%, और अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा को पिक करें तो समवेयर अराउंड 42 या 40% मान लीजिए, 40% पब्लिक जो है ओपनली इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी या डिबेट डिस्कशन, जो भी किसी न किसी तरीके से दे टेक पार्टिसिपेट करते हैं, खुद को अवेयर रखते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये भी दिख रहा है कि पॉपुलर सपोर्ट यानी कि पब्लिक का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द इलेक्शन डेमोक्रेसी कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, गुड, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसका एक्सेप्टेंस। और सी, अगर कोई बिगेस्ट टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहा जाए, इट्स अ बिगेस्ट टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज acceptance of election outcome by political parties and people। सिंपल सी बात है, इस बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर है तो इस सिचुएशन में रूलिंग पार्टी में लूज, अपोजिशन पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट, और इस तरह से पीसफुली पावर जो है ट्रांसफर हो गया। दिस इज शोइंग पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर। नाउ अगर यही अनफेयर हुआ, तो इलेक्शन अगर अनफेयर अगर है तो रूलिंग
पार्टी विल नेवर लूज इलेक्शन, और अपोजिशन पार्टी और पीपल में रिजेक्ट द इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन आउटकम को क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते। अब अगर इंडिया के केस में अगर देखें, इन इंडिया वैसे अगर कोई चीज तुम लोगों को रिपीट लगता है, बेसिकली होता क्या है, कंटेक्चुअल डिस्कशन होता है, बट अगर रिपीट लग रहा है, थोड़ा स्लो लग रहा है, तो प्लीज आप 2x या फिर 1.5x में देख लिया करो, कोई इश्यू नहीं है। बट एक मेंटल मतलब कि डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर डिस्कशन को समझने की कोशिश किया करो। इन इंडिया की बात करें तो लास्ट 25 ईयर का अगर रिकॉर्ड लोगे तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, बट फिर से रूलिंग पार्टी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड, सही है। दूसरी बात, जो हाफ सिटिंग एमपी एमएलएज हैं, हाफ सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज चेंज हो जाते हैं, और बहुत ही रेयर देखा गया है, रेयरली पार्टी और पीपल, होता ही नहीं है, बट एक बार के लिए कर लेते हैं, पार्टी और पीपल रिजेक्ट द आउटकम। सो एक बात तो समझ में आ गया कि यस, आवर सिस्टम इज, पहला चीज, आवर सिस्टम इज वर्किंग, या कह लो डेमोक्रेसी इज वर्किंग। बट इन सब के बावजूद भी जो चैलेंज एग्जिस्ट करता है वो तो है ही। वो चैलेंजेस क्या है, देयर इज सम चैलेंज, उन चैलेंजेस को बस समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसको मिटाता हूं। सो नो डाउट कि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है पब्लिक के विल को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, हमारा डेमोक्रेसी प्रॉपर वे से वर्क भी कर रहा है, बट स्टिल देयर इज चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं। नंबर 1, मनी पावर। इसके कारण पैसे ज्यादा होने के कारण, एक तरह से आप कह सकते हो रिच कैंडिडेट हैव ग्रेटर एडवांटेज ओवर पुअर कैंडिडेट। इस चीज को चेक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सी होता क्या है, सम ऑफ द एरिया, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, सम एरियाज क्रिमिनल बैक्ड, जिसको क्रिमिनल सपोर्ट मिला हुआ है, बैक्ड कैंडिडेट वॉन इलेक्शन। अब अगर वो बंदा जो है, जो क्रिमिनल है, वो अन्याय करेगा तो उसके अगेंस्ट ये क्या ही एक्शन करेगा ये बंदा। तीसरा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी टिकट लिमिटेड टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली को जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन्स डेमोक्रेसी जो है
फैल नहीं रहा है, मतलब इंक्लूसिव डेमोक्रेसी पहुंच नहीं पा रहा लोगों तक। फोर्थ अनइक्वल प्लेइंग फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल पार्टी है अगेंस्ट दी बिग पार्टीज, स्मॉल पार्टीज स्ट्रगल अगेंस्ट बिग पार्टीज। और उसमें भी अब अगर मान लो कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट have not sufficient या have not enough resource कि वो बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास रिसोर्स ही नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है वोटर अवेयरनेस। समटाइम्स वोटर्स ही अवेयर नहीं होते हैं, sometimes voters not aware about कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट का, चाहे पॉलिटिकल पार्टी या उनकी पॉलिसी तो yes, there is a democracy in our country, इलेक्शन सब कुछ वर्क कर रहा है, बट स्टिल देर इज ए नीड फॉर डीप रिफॉर्म, है ना। एक डीप रिफॉर्म की भी जरूरत है, विच हेल्प टू मेक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स more inclusive and relevant। वैसे कोई भी शब्द लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर ओवर हुआ। आप डेटा में चेक करोगे, कोई भी एक मिस्टेक होगा तो उसको आप करेक्ट करोगे। कहीं पे कोई डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। बाकी सारी चीजें हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।